सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज इस चैप्टर का हमारा 6वां पार्ट होने वाला है और इससे पहले मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जन नियंत्रण विधियों के बारे में यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में, जिसमें मैंने आपको दो तरीके के मेथड बताए थे। एक था अस्थाई, जिसको हमने टेम्परेरी मेथड बोला था, और दूसरा था अस्थाई, जिसको हमने परमानेंट मेथड बोला था। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को के बारे में, जो है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं गर्भपात या एबॉर्शन। अब ये गर्भपात होता क्या है, कब होता है, क्यों कराया जाता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के सेशन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल इस सेशन के लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको इस टॉपिक से संबंधित हर एक बात अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो इस टॉपिक में जो कि है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भपात, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भपात या एबॉर्शन। अब ये एबॉर्शन या गर्भपात क्या होता है और क्यों कराया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट, ये कब कराया जाता है। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि यह प्रक्रिया गर्भ अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी पूर्ण होने से पहले कराई जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक महिला होती है तो उसके अंदर जब वह बोल सकते हैं वह गर्भ धारण कर लेती है, जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके प्रेगनेंसी का जो समय होता है वो होता है 9 मंथ यानी कि 9 महीने का। अब 9 महीना कंप्लीट होने से पहले ही क्या कराया जाता है, ये प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, गर्भपात या एबॉर्शन की प्रक्रिया कराई जाती है। यहां पर सिंपल सा आपको पहला पॉइंट याद रखना है। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो यह प्रक्रिया भारत में अब कानूनी रूप से वैध यानी कि बोल सकते हैं यह कानूनी रूप से लीगल हो गया है। कहीं ना कहीं आपको मालूम चल रहा होगा कि इससे पहले क्या था, ये इलीगल था यानी कि अवैध था, गैर कानूनी था। क्यों? क्योंकि पहले के समय में लोगों का यह मानना था कि उन्हें केवल क्या क्या चाहिए होता था, मेल बेबी यानी कि नर संतानें चाहिए होती थी, उन्हें मादा संतान नहीं चाहिए होता था। इसीलिए वो जांच कराते थे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का, जैसे कि कई जांच होते हैं, जैसे सोनोग्राफी हो गया, जिसको हम अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं, या इम्यूनोसेंटेसिस कराते थे। ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोग आने वाले सेशन में देखोगे। तो वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चों का जांच कराते थे कि वह मादा है या नर। अगर वह मादा होता था तो उसको क्या करते थे लोग, मादा भ्रूण हत्या कराते थे, यानी कि कहीं ना कहीं उसको एबॉर्शन करा के, गर्भपात करा के उसको बाहर निकाल दिया जाता था, उसको जन्म नहीं लेने दिया जाता था। इसीलिए सरकार ने इसको इलीगल कर दिया था, अवैध कर दिया था। लेकिन आज के डेट में यह फिर से क्या हो गया है, इलीगल हो गया है, कानूनी रूप से वैध हो गया है। क्यों? और ये वैध तो हुआ है, लेकिन इसको बोल सकते हैं कानून के अंदर, किसी धारा के अंदर लाया गया था। अब ये कैसे वैध हुआ, कब हुआ, तो इसके बारे में भी आप लोग आगे जानोगे। अब तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखना है कि यह प्रक्रिया गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले ही मादा के गर्भ में यानी कि जो यूट्रस होता है उसका, उसमें जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको चिकित्सीय प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि ये तीसरा पॉइंट जो है ये क्या कह रहा है कि इसको तो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले ही कराई जाती है, यानी कि 9 महीने कंप्लीट होने से पहले कराया जाता है। पहली बात आपको ये पहले से ही मालूम है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसको चिकित्सीय विधि द्वारा यानी कि सर्जिकल मेथड द्वारा डॉक्टर क्या करते हैं, माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण को बाहर निकाल देते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बोल रहा है। अब चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे यह एक प्रकार से जन नियंत्रण की विधि के रूप में कार्य करता है, यानी कि यह प्रयुक्त होता है जन नियंत्रण विधि के रूप में, बर्थ कंट्रोल मेथड के रूप में। अब ये कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि अगर किसी महिला के गर्भ में संतान पल रही है, उसके भ्रूण का विकास हो रहा है, तो वह 9 महीने के बाद क्या करेगा, जन्म लेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जन्म दर बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसी माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण का एबॉर्शन करा दे यानी कि गर्भपात करा दे, तो कहीं ना कहीं जो माँ के गर्भ में भ्रूण पल रहा है उसका जन्म नहीं हो पाएगा, यानी कि वह क्या होगा, जन्म नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से जन्म दर यानी कि जो बोल सकते हैं बर्थ रेट होता है वो घट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि यह जन्म नियंत्रण विधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह यहाँ पर सिंपल था, इसका मीनिंग था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो प्रेरित गर्भपात होता है यानी कि ये जो आपका एबॉर्शन है या गर्भपात है, या जानबूझकर कराए जाते हैं, यानी कि इसमें लोगों को यह बात मालूम होती है कि वो एबॉर्शन करा रहे हैं। लेकिन यह दो टाइप का हो सकता है, एक तो ये कानूनी हो सकता है और दूसरा गैर कानूनी हो सकता है। अब गैर कानूनी कब होगा, तब होगा गैर कानूनी जब वह क्या कराएगा, मादा भ्रूण हत्या कराएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग
जांच करा के अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के द्वारा यह पता कर लेते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मादा है या नर है। अगर मादा होती है तो लोग क्या करा देते हैं, मादा भ्रूण हत्या करा देते हैं। तो अगर लोग मादा भ्रूण हत्या कराने के उद्देश्य से बोल सकते हैं गर्भपात करा रहे हैं तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। लेकिन अगर वह किसी बोल सकते हैं बच्चे में कोई विकार है, यानी कि कोई बीमारी है, कोई सिंड्रोम है, तो उस वजह से अगर वो लोग उसका गर्भपात कराते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कानूनी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कानूनी या गैर कानूनी दोनों टाइप का हो सकता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो भारत सरकार इस गर्भपात की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कब 1971 ईस्वी में चिकित्सीय साक्षरता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। यानी कि 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने जो आप बोल सकते हैं गर्भपात है या एबॉर्शन है उसको कैसी स्वीकृति प्रदान की थी, सरकारी स्वीकृति प्रदान की थी, कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। कब, 1971 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखेंगे। यानी कि 1971 के बाद से ही ये क्या हो गया, भारत में लीगल हो गया, यानी कि बोल सकते हैं वैध हो गया। अब अगला पॉइंट अगर बात करें तो इसे कानूनी स्वीकृति क्यों दी गई और ये क्यों कानूनी स्वीकृति पहले नहीं प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही पॉइंट कि गर्भपात या एबॉर्शन को लोग मादा भ्रूण हत्या के लिए प्रयोग में लाते थे। यानी कि पहले के समय में लोग जो होते थे वो गर्भपात को किस लिए करते थे, मादा भ्रूण हत्या करने के लिए करते थे। यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्ची पल रही है उसको एबॉर्शन के थ्रू बाहर निकाल देते थे, उसको जन्म नहीं लेने देते थे। इसलिए यह पहले के समय में इलीगल था, यानी कि अवैध था, गैर कानूनी था। लेकिन 1971 के बाद से यह क्या हो गया, वैध हो गया, क्योंकि इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में इसके लिए एक कानून पारित किया। तो इसी कानून के पारित होने के बाद यह क्या हो गया, भारत में लीगल हो गया। अब आप देखेंगे अगला पॉइंट कि यह साक्षरता का चिकित्सीय समापन, यह बोल सकते हैं गर्भपात जिसे हम बोलते हैं एबॉर्शन, ये क्यों कराया जाता है, रीजन क्या है। तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे 3 रीजन आपको दिखाया गया है, जिनमें से पहला रीजन क्या है कि गर्भ निरोधक की असफलता होने पर। जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि जन्म नियंत्रण विधियों में कुछ बोल सकते हैं तरीकों का यूज किया जाता था, कुछ प्रयुक्तियों का यूज किया जाता था जिसके द्वारा जन्म दर को रोका जाए। उनमें क्या करते थे, हम गर्भ निरोधक का यूज करते थे, यानी कि गर्भ को रोकने वाले विधियों का यूज करते थे जिनमें महिला गर्भाधान नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर वो विधियां बोल सकते हैं असफल हो जाती हैं और उस महिला के अंदर गर्भ बोल सकते हैं प्रेग्नेंट हो जाती है, वह महिला गर्भावस्था धारण कर लेती है, तो उस स्थिति में उस महिला को क्या कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है। तो ये पहला था आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, यदि गर्भ अवस्था बलात्कार द्वारा धारण हुई है, यानी कि अगर किसी महिला का बलात्कार या रेप हुआ है और उसकी वजह से उसके पेट में बोल सकते हैं भ्रूण का विकास हो रहा है, वह गर्भवती हो गई है, वह प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस स्थिति में वह महिला क्या करा सकती है, गर्भपात करा सकती है, एबॉर्शन करा सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट था आपका। तीसरा पॉइंट है, यदि वृद्धि कर रहे भ्रूण में के स्वास्थ्य पर जोखिम संभव हो। जोखिम संभव होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि किसी महिला के गर्भ में अगर कोई भ्रूण विकास कर रहा है तो उसका हम क्या कराते हैं, जांच कराते हैं। कैसा जांच, उसका सोनोग्राफी जिसे हम आज के डेट में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं वो कराते हैं, या इम्यूनोसेंटेसिस कराते हैं। अब इम्यूनोसेंटेसिस होता क्या है इसके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में देखोगे। तो इन जांचों के जरिए हम क्या करते हैं, उस माँ के गर्भ में पड़ रहे भ्रूण का जांच कराते हैं और हमें यह बात मालूम चलती है कि कहीं उस भ्रूण के विकास में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, या वह किसी रोग से ग्रस्त तो नहीं है, या उसके अंदर कोई सिंड्रोम तो नहीं है। अगर वह किसी रोग से ग्रस्त होता है, उसके अंदर कोई सिंड्रोम होता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके पेरेंट्स को यह सलाह देगा कि आप उस बच्चे का गर्भपात या एबॉर्शन करा दीजिए, जिसकी वजह से वह बच्चा खुद तो बोल सकते हैं उन बीमारियों से जूझेगा नहीं और साथ में उसकी फैमिली भी उस बीमारियों से बच जाएगी। तो इसलिए तीसरी स्थिति आपका क्या बताता है कि यदि वृद्धि कर रहे भ्रूण के स्वास्थ्य में कोई जोखिम होता है तो क्या कराया जाता है, एबॉर्शन या गर्भपात कराया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं आखिरी, जो कि है गर्भपात कराने की अवधि क्या होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर गर्भपात की प्रक्रिया को गर्भ अवस्था के पहली तिमाही, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया जाता है। अब यहाँ पर पहली तिमाही का क्या मतलब है, तो याद कीजिए जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर बताया था गर्भाधान यानी कि प्रेग्नेंट होने के जो समय होता है वो होता है कुल 9 महीने का, यानी कि 9 मंथ का। अब इस 9 मंथ के पूरे समय को हमने 3 ट्राइमेस्टर या 3 तिमाही में बांट दिया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जिनमें से जो पहली तिमाही थी उनमें कुल 3 महीने आ रहे थे शुरुआत के, पहला, दूसरा और तीसरा महीना। उसके बाद
चौथा, पांचवा, छठवां महीना और आखिरी में जो थर्ड ट्राइमेस्टर था उसमें आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना आ रहा था। तो जो पहली तिमाही है यानी कि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसी में ही यह प्रोसेस यानी कि गर्भपात या अबॉर्शन का प्रक्रिया कराया जाता है, यानी कि कुल 12 सप्ताह के अंदर ही कराया जाता है। अगर आप बोल सकते हैं 3 महीने के बाद ये प्रोसेस कराते हैं तो उसमें आपका अबॉर्शन हो तो जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो माँ होगी उसके भी बोल सकते हैं जान का जोखिम बन जाता है। तो इसीलिए पहली तिमाही में ही यह अबॉर्शन या गर्भपात की प्रक्रिया कराई जाती है। ये सिंपल सा यहाँ पर आपको याद रखना है। अब हम इस गर्भपात या अबॉर्शन से जुड़े हुए कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं जो कि आपके बुक में दे रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पूरे विश्व में हर साल 4.5 से लेकर के यानी कि 4.5 से लेकर के 5 करोड़ एमटीपी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भपात या अबॉर्शन बोल रहे थे, वो कराए जाते हैं। यानी कि 4.5 से लेकर के 5 करोड़ बोल सकते हैं अबॉर्शन की प्रक्रियाएं पूरे विश्व में कराई जाती हैं हर साल। अब आप लोग देखिएगा दूसरा पॉइंट कि यह जनसंख्या घटाने का भी एक अप्रत्यक्ष तरीका है। कहीं ना कहीं गर्भपात कराए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चा जन्म लेने वाला था वो अब जन्म नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो जन्म दर है वो भी घटता चला जाएगा, जो जनसंख्या है वो भी खुद ब खुद घट जाएगी। तो इस तरीके से यह जनसंख्या घटाने का भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीका बन जाता है। तो ये थे आपकी जो टॉपिक सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ये कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से याद कर लेनी है क्योंकि इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से आएगा। तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।